हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने किया कि कैसे खलजी इम्पीरियलिज्म अराइज हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे जलालुद्दीन खलजी ने कैकुबाद को थ्रोन से हटाकर कैमर्श के कुछ समय तक रीजेंट रहे और बाद में खुद जो है एक नया वंश खलजी वंश शुरू कर लिया। जलालुद्दीन जब खलजी वंश उन्होंने शुरू किया तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो जो है उनमें थोड़ी हम्बलनेस थी। तो बलबन जैसे सुल्तान थे कि बलबन ने एक रुतबा बना के रख दिया था सुल्तान का। वैसा कोई रुतबा जलालुद्दीन ने नहीं रखा, वो काफ़ी हम्बल थे और इस वजह से जलालुद्दीन के ही जो नोबल्स थे, खलजी नोबल्स, वो भी उन्हें नापसंद करने लगे। क्योंकि बलबन के समय में नोबल्स की भी बड़ी चलती थी जो बलबन के खास थे, पर अभी जब रूलर की ही नहीं चल रही, जलालुद्दीन ही बहुत हम्बल बन गए और पुराने जो नोबल्स हैं उनको उनका जो काम कर रहे थे वो करने दे दिया। तो इससे जलालुद्दीन को जिन्होंने सपोर्ट किया उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे हमने पढ़ा कि उन लोगों ने क्या किया, जलालुद्दीन के सन इन लॉ अलाउद्दीन खलजी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी उसके आगे हम लोग करने वाले हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। मलिक छज्जू, the chief survivor of Balban's family, was allowed to take all the other members of Ilbari aristocracy to Kara. Within 3 months of Jalaluddin's accession to the throne, Chhajju raised a standard of revolt against Delhi in collaboration with some refractory Hindu zamindars of the Gangetic Valley. He assumed the title of Sultan Mughisuddin, struck coins and got the khutbah read in his name. He was defeated and taken prisoner along with hundreds of his followers. Jalaluddin was overwhelmed to see an ex-ruling elite of Delhi in chains and ordered their release, to the great chagrin of the Khalji nobles who had shed their blood in suppressing the revolt. The ex-rebels were feted and toasted and restored in their lost material fortunes. Malik Chhajju was sent to Multan to lead a comfortable life under the general surveillance of the governor Arkali Khan, the second son of the Sultan. Malik Ahmad Chhap, a sister's son of Sultan, who held the office of Amir-e-Barbak, publicly criticized Jalaluddin for this uncalled for generosity shown to the enemies of the state. But the Sultan justified his conduct on humanitarian grounds. तो ये जो है ना, ये बड़े दयालु हैं जलालुद्दीन खलजी। तो क्या हो गया, मलिक छज्जू जो बलबन के परिवार से ही थे, तो उनको जो है हारने के बाद भी बलबन की जब वो डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये खुद भी बलबन के अंदर कभी वर्क करा था जलालुद्दीन खलजी ने, तो इसलिए जो है उनको रिस्पेक्ट था और उन्होंने मलिक छज्जू, क्योंकि बलबन के फैमिली से, तो उन्होंने क्या किया, मलिक छज्जू को जो है बाकी जो भी इलबारी क्लैन के लोग थे सबके साथ, एरिस्टोक्रेसी के लोग थे सबके साथ कारा भेज दिया। और कारा में मलिक छज्जू ने एक ज़बरदस्त रिवोल्ट प्लान किया दिल्ली के खिलाफ हिंदू ज़मींदार के साथ मिलकर। और फिर मलिक छज्जू ने जो है खुद ही सुल्तान मुगीज़ुद्दीन का टाइटल ले लिया, सिक्के चलवाए, खुतबा अपने नाम पर पढ़वा लिया और बहुत सारे अपने फॉलोअर समर्थकों के साथ वो दिल्ली में के तरफ को जो है रिवोल्ट के लिए तैयार हो गए। जलालुद्दीन खलजी के लोगों ने जो है वो इनको इस रिवोल्ट को दबाया और किसी तरह से फिर मलिक छज्जू को पकड़े। मलिक छज्जू को चेन्स में, जंजीरों में जकड़ कर लाया गया और जलालुद्दीन खलजी को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी कि कभी जो रूल किया करते थे आज वो जो है सीकड़ों में बंधे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, मलिक छज्जू को छोड़ दिया और मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया, एक जनरल सर्वेलेंस, मतलब थोड़ा बहुत उनको देखा वेखा जाएगा, जनरल सर्वेलेंस के अंदर आप मुल्तान में आराम से रहिए। और सर्वेलेंस कौन कर रहे थे, सुल्तान के बेटे अरकली खान, जो सुल्तान के दूसरे बेटे थे। मलिक अहमद छाप जो कि सुल्तान की बहन के बेटे थे, उन्होंने
जो कि उस समय अमीर बरबक भी थे, उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया कि जलालुद्दीन के इस काम की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़्यादा एक दुश्मन को इतना दया दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। पर जलालुद्दीन ने जो है वो अपने काम को कहा कि इंसानियत के नाते जो है उन्होंने कहा अपने एक्शन को जस्टिफाई कर दिया। There was a marked deterioration in the general law and order situation ever since the death of Balban. The roads around the capital were infested by the highway robbers once again. The Sultan took prompt measures to suppress their nefarious activities but refrained from imitating the blood and iron policy of Balban in inflicting punishment. He let them off after administering a warning that they would never again resort to antisocial activities. It is said that thousands of thugs were put into the state-owned boats provided with foodstuffs and banished to Bengal on securing the promise that they would not return to his kingdom in future. How far these extraordinary humanitarian measures proved successful in reforming the criminals is not known. It is, however, certain that his weak policy towards the antisocial element lowered the prestige of the state and made him a laughing stock of the people. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन जो है, हमने देखा ही ऊपर कि वो कितने दयालु थे। तो अभी क्या किया जलालुद्दीन ने कि बलबन के मरने के बाद क्या हो गया था, वापस से हाईवे रॉबरी, वो डकैती चालू हो गई थी और इन्होंने भी डकैतों के खिलाफ एक्शन लिया जलालुद्दीन खलजी ने। लेकिन बलबन की जो खून और लोहे की नीति थी या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, वो बोला कि वो नहीं करना है, मतलब उतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देना है। पर ये लोग थे भी तो एंटी सोशल ना, और क्या करते थे जलालुद्दीन खलजी, जब इनको पकड़ते थे तो फिर इनको वार्निंग दे देते थे कि ऐसे काम नहीं करोगे, और फिर उसके बाद फिर इनको छोड़ देते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक हज़ारों ठगों से लदा हुआ एक नाव था जिसमें कि खाने की चीज़ें और बाकी चीज़ों को देख करके इनको जो है बंगाल भेज दिया गया, ये कह के कि वापस से वो दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे। अब इतनी ज़्यादा दयालुता या इतनी ज़्यादा चीज़ें एक सुल्तान को शायद नहीं हेल्प कर पा रही थी, क्योंकि लोगों के लिए वो जो है ना मौकरी के एलिमेंट बन गए थे। लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये सुल्तान जैसा कुछ कर ही नहीं रहे, और लोगों के बीच में एक जो जनरल डर होता है ना, डर से लोग डिसिप्लिन रहते हैं, तो वो डर ख़त्म हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो भी करना है, ऐसा कोई डर नहीं रहा, क्योंकि फॉलो नहीं करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस वो मीट करते वो कुछ खास कॉन्सिक्वेंसेस थे नहीं। अभी थर्ड चीज़ क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ सीडी मौला। There was, however, one exception to above mentioned lenient policy of Jalaluddin. It related to the execution of Darwesh named Sidi Maula. He came to Delhi from Persia in the reign of Balban and was initiated to Sufism by Sheikh Fariduddin Gaj-e-Shakar of Pakpatan. Sidi Maula was a godly fellow of high moral character who, according to Barni, lived a simple and frugal life. He kept no servant or handmaid and took nothing from anyone. Amongst his followers and advisers were included quite a few nobles and liberal-minded ulema. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन वैसे तो काफ़ी लीनियंट थे, बट सीडी मौला के केस में उन्होंने लीनियंसी नहीं दिखाई। सीडी मौला जो है वो पर्सिया से दिल्ली आए थे बलबन के समय में, और वो जो है वो सूफ़ी संत थे, और शेख फरीदुद्दीन के कहने पर जो है वो सूफिज़म के रास्ते पर आ गए थे। और सीडी मौला जो है वो बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, और बरनी के हिसाब से वो जो है वो एक नौकर भी नहीं रखते थे, वो किसी से मदद नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया करते थे, और वो जो है उनके एडवाइज़र्स भी कौन थे, नोबेल्स या फिर लिबरल माइंडेड उलेमा, वैसे उलेमा जो कि बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं है धर्म को लेकर। आफ्टर बलबन्स डेथ देयर वॉज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीडी मौलास फॉलोअर. His Khanqa became a place of pilgrimage for thousands who came from far and near to seek his blessing. They were served with free meals at the Khanqa.
obviously arranged by the self-constituted committee of local patrons and volunteers and provided out of the donations in cash and kind received from the devotees. तो बलबन के मरने के बाद सीडी मौला के फॉलोअर्स, सीडी मौला के भक्तों में जो है वृद्धि हो गई काफ़ी ज़्यादा, और उनका जो खानका है वो लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल सा बन के रह गया। लोग जो हैं बड़े बड़े तादाद में लोग आया करते थे और वहाँ पर रहते थे। खानका में लोगों को मुफ्त में भोजन भी दिया जाता था। ये भोजन एक्चुअली जो वॉलंटियर्स होते थे उनसे अरेंज किया जाता था। लोग जो कैश और काइंड में जो भी डोनेट करते थे उनसे ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती थी। बर्नी के शब्दों में, ट्वाइस ए डे सच bounteous and various meals were served and as no खान और मलिक could furnish, और बोलता है कि दिन में 2 बार ऐसे खाने जो है वो सीडी मौला के खानका में दिया जाता था। It became an extra cause of attraction for the capital's urchins who thronged the khankas and feasted themselves at the free kitchen. Sidi Maula approved of all these festivities and mixed up freely with the high-ups of the state. It is said that during the course of the visit to Pakpatan, he was advised by Sheikh Farid to have nothing to do with Maliks and Amirs and beware of their intimacy as dangerous. But because no Darwish ever kept up such an intimacy, but in the end found it disastrous. Sidi Maula did not, however, heed the advice of Sheikh Farid and ultimately landed himself into the trouble. तो क्या हुआ कि सीडी मौला जो है वो लोगों के साथ बड़े अच्छे से घुल मिल जाया करते थे, और जब माना गया कि जब शेख फरीद जो है वो पकपतन आए तो शेख फरीद ने सीडी मौला को कहा कि मलिक और अमीर से जो है वो ज़्यादा दोस्ती ना करें, क्योंकि ये जो है ये बाद में क्या होगा, ख़तरनाक साबित होगा। बट सीडी मौला ने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया और बाद में जो है खुद को ही एक प्रॉब्लम में फंसा लिया। It so happened that Sidi Maula's Khanka became a meeting place for the disaffected and ambitious noble who did not see eye to eye with the newly established Khalji rule. They hatched a conspiracy to murder Jalaluddin Khalji when the latter went in the Jama Masjid or Shabbat and proclaimed Sidi Maula to be the Khalifa. Okay, if was also proposed that in order to establish his claim to the throne, Sidi Maula would marry a daughter of the late Sultan Nasiruddin Mahmud. Sidi Maula was made a party to the intrigue through an evil office of a mischievous man, Qazi Jalal Kashani. As luck would have it, one of the persons present at the secret meeting of the conspirators carried informations to the Sultan. Sidi Maula and other conspirators were apprehended and produced in the Darbar, then sternly denied the charge. They sternly denied the charge, and Sultan became agreeable to give them mild punishments by the way of a reprimand. तो क्या हो गया कि सीडी मौला का खानका जो है वो उन लोगों के लिए मीटिंग स्पॉट बन गया जो लोग खलजी रूल से खुश नहीं थे, पुराने नोबल्स वगैरह। और फिर इन्होंने मिल करके डिसाइड किया कि जलालुद्दीन खलजी को मार दिया जाएगा। और क्या होगा, जलालुद्दीन खलजी को मार दिया जाएगा और सीडी मौला को जो है वो खलीफा बना दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि सीडी मौला जो है उनको थ्रोन पर खुद को अगर क्लेम करना है तो उनको क्या करना होगा, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो कि पहले सुल्तान हुआ करते थे तो उनकी जो बेटी है उनसे शादी करना होगा। सीडी मौला जो है और ये सारा सलाह जो है वो काजी जलाल कशानी ने दिया था। और ऐसे जब ये लोग बातें कर रहे थे तभी किसी ने ये सारी बातें सुन ली और सुल्तान जलालुद्दीन खलजी को जा कर के बता दिया गया। जलालुद्दीन खलजी माफ़ करने के लिए तैयार हो गए, और पर उन्होंने क्या कहा कि माइल्ड पनिशमेंट मिलेगा बाय वे ऑफ अ रेप्रिमांड। To his misfortune, however, Sidi Maula, because of his liberal religious views and unorthodox practice, had aroused the hostility of some fanatical mullahs too. Burney states that he had peculiar notions about religion and, to the great chagrin of the conservative mullahs, never went to the public prayers in the mosque. They therefore dubbed him as heretic and wanted him to be liquidated. One of the leaders,
Sheikh Abu Bakr Tusi was present in the darbar and with a number of his followers when Sidi Mola was presented to the Sultan in handcuffs. The dervish enraged the Sultan in an altercation, who, in fit of anger, turned towards Tusi and his disciples and said, तो क्या हो गया कि सीडी मौला जो है, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा एक रेप्रीमैंड के थ्रू, लेकिन इसी सब सीडी मौला जो है वो बहुत ही अच्छे रिलीजियस व्यू के थे, वो कट्टर नहीं थे। तो इस वजह से सीडी मौला के अगेंस्ट बहुत सारे कट्टर लोग थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि सीडी मौला जो है वो कभी पब्लिक प्रेयर ऑफ़र नहीं करते और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है वो जितने भी कट्टर मुल्लास थे, कट्टर मुल्ला को लीड कर रहे थे शेख अबू बकर तूसी। तो शेख अबू बकर तूसी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जो सीडी मौला को जो है छोड़ दिया जाएगा, वो चाहते थे कि सीडी मौला को मार दिया जाए। तो वो लोग जो है, तूसी जो है वो हेड हैं सारे कट्टर मुल्लों के, और तूसी कहते हैं, ओ दरवेश अवेंज मी ऑफ द मुल्ला, अवेंज मी ऑफ द मौला। Thereupon one of Tusi men pounced upon Sidi and cut him several times with a razor. Arkali Khan had been watching this incident from the balcony of the place. He made an instant sign to the elephant driver, who drove his elephant over Sidi Mola and trampled him under his feet. It was thus that Sidi Mola met with a tragic end at the hands of most humane king, who could not endure the plotting of a dervish and gave an order which broke through their prestige and sanctity. The execution of Sidi Mola had left a blot on otherwise fair name of Sultan Jalaluddin Khilji. तो क्या हो गया ना, तूसी और उनके लोगों ने क्या कहा, ओ दरवेश अवेंज मी ऑफ द मौला, क्या कहते हैं, और तूसी और उनके लोग जो हैं वो उन्होंने क्या किया, वो लोग जो है सीडी मौला, जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें चल रही थी, सीडी मौला जो है उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उनको रेप्रीमैंड लेकर छोड़ने की बात थी, तभी क्या हो गया कि तूसी और बाकी लोग जो आए और उन्होंने क्या किया, सीडी मौला को रेज़र से बहुत बार काट दिया। अरकाली खान जो ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, एलिफेंट ड्राइवर को इशारा दिया कि सीडी मौला पर हाथी चला दो, और सीडी मौला जो है वो हाथी के पाँव के नीचे आ गए और सीडी मौला की जो है, सीडी मौला का अंत हो गया। तो ये जो है जलालुद्दीन खलजी जो कि काफ़ी दयालु थे, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा स्टिग्मा या धब्बा लग गया कि उनके प्रेजेंस में उनके कोर्ट में सीडी मौला को मार दिया गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनकाउंटर विद द मंगोल्स कैसा रहा जलालुद्दीन खलजी का। अब्दुल्ला, अ ग्रैंड सन ऑफ हलाकू खान, हलाकू खान कौन है, मंगोल हैं जो पहले भी आए थे और उन्होंने इन्वेड भी किया है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इन्वेडेड इंडिया इन 1292 एट द हेड ऑफ 1.5 लाख मंगोल्स। 1.5 लाख मंगोल को लेकर के अब्दुल्ला जो हलाकू खान के पोते थे वो भारत आए 1292 में, और उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया। Spread themselves all over northwestern region and penetrated as far as Sunam, which was plundered and laid waste. तो इन्होंने सूनम और बाकी सारे एरिया को पूरी तरह से लूट लिया और बर्बाद कर दिया। जलालुद्दीन मूव्ड स्विफ्टली फ्रॉम द कैपिटल एंड डिफीटेड द मंगोल्स इन नंबर ऑफ ब्लडी एक्शंस। जलालुद्दीन ने जो है मंगोलों को बहुत सारे खूनी लड़ाई पीट में जो है वो हरा दिया। अब्दुल्ला जो है मेड पीस विद दिल्ली एंड रिटर्न टू अफगानिस्तान, while thousands of Mongol who had been taken prisoner embraced Islam and were allowed to settle down in India. In order to win their goodwill, the Sultan offered the hand of one of his daughter to their leader Ulgu Khan, a descendant of Genghis Khan. The Mongol converts were called the New Musalmans, and their settlement near Delhi came to be known as Mughalpura. The youthful Khalji nobles criticized Jalaluddin for having followed a policy of appeasement towards Mongol. As a matter of fact, it was a great achievement of Jalaluddin that he has been successful in propagation of Islam among the Mughals, या फिर Mongols कह लो। The Mongol convert espoused the cause of Jalaluddin's family and created troubles for Alauddin Khilji at a later stage. तो क्या कहा जा रहा है कि हलाकू खान के पोते आए और उन्होंने जो है वो आक्रमण कर दिया, और जलालुद्दीन खलजी जो है उनको वो जा कर के जलालुद्दीन खलजी ने उनको हरा दिया।
फिर एक पीस सेटलमेंट हो गया, और पीस सेटलमेंट में क्या हुआ कि उनके गुडविल को विन करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक बेटी से उल्गू खान की शादी करा दी, जो कि चंगेज़ खान के जो है डिसेंडेंट हुआ करते थे, वारिश हुआ करते थे। और क्या हो गया, इसके साथ साथ बाकी जो हज़ारों की संख्या में मंगोल्स जो है वो भारत में ही रह गए, और उनको जो है इन्होंने माफ़ कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने, बस कहा कि इस्लाम एक्सेप्ट कर लेने। कैंपेन्स अगेंस्ट राजपूत। अब राजपूत इसको वैसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कि वो उन्होंने मंगोल्स के साथ एक अपीसमेंट या मंगोल को खुश करने की नीति अपनाई, और वो क्योंकि वो जीत चुके थे तो वो चाहते तो कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे, ऐसी बातें कही गई। अभी कैंपेन्स अगेंस्ट राजपूत। जलालुद्दीन्स फॉरेन पॉलिसीज ऑल्सो सेड टू हैव बीन वीक एंड इम्बेबल. His feeble-mindedness and tender nature cast its reflection on his dealings with the neighboring Rajput state. He led an expedition against Ranthambore in 1290. The fort, though conquered by Qutbuddin Aibak, had been lost to the Chauhan Rajput after the death of Iltutmish. The Rajput offered a tough resistance and compelled Jalaluddin to raise the siege. The Sultan returned to Delhi with the plea that the fort could not be conquered without sacrificing the life of many Mussalmans, and that he did not value the fort so much as the heir of one Mussalman. As the heir of one Mussalman, the only gain of the expedition was the annexation of small district of Jain. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जितने टेंडर नेचर के थे, जितने कमज़ोर थे, इनकी कमज़ोरी जो है इनके एक्शंस में भी दिखी जब इन्होंने राजपूत के साथ डील किया। रणथंभौर का किला वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कैप्चर कर लिया था, लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है चौहान राजपूत ने रणथंभौर का किला वापस ले लिया था। जब राजपूत से जलालुद्दीन जो है वो गए, और जलालुद्दीन ने जब कोशिश किया कि किला की घेरबंदी की जाए, तो राजपूत ने बड़ा टफ रेजिस्टेंस दिया, और जलालुद्दीन को जो है वो घेरबंदी हटानी पड़ी, और वो जो है वो दिल्ली वापस आ गए, ये कह करके कि किले को कैप्चर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर किले को कैप्चर किया गया तो बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो मरेंगे, और वो किले की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो एक भी मुसलमान को मारे, ऐसा कहा उन्होंने। और इससे क्या हो गया कि इसमें कोई गेन नहीं हुआ इनका, और बस एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था जैन का जो इन्होंने कैप्चर किया, अदरवाइज इस एक्सपीडिशन के कोई फ़ायदे नहीं हुए। इन 1292, Jalaluddin Khalji led yet another expedition against the Rajput. The fort of Mandor, situated about 4 miles to the north of Jodhpur, was recovered from Samrat Singh Chauhan. The royal army plundered the neighborhood and returned to Delhi with a huge booty. The object of this expedition seemed to have been to exercise military pressure upon Ranthambore and prepare ground for the future conquest of that Chauhan citadel. तो 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने जो है एक और एक्सपीडिशन लगाया राजपूतों के खिलाफ। तो मंदौर का जो किला था, जो कि जोधपुर से 4 माइल की दूरी पर था, उसको जो है सामंत सिंह चौहान से इन्होंने ले लिया। रॉयल आर्मी ने जो है अगल बगल के एरिया को भी प्लंडर किया, और फिर दिल्ली आ गए एक ह्यूज वॉर बूटी के साथ। ऑब्जेक्ट इस एक्सपीडिशन का क्या था कि ऑब्जेक्ट इस एक्सपीडिशन का लग रहा था कि क्या है कि मिलिट्री प्रेशर जो है वो रणथंभौर पर क्रिएट करें और ग्राउंड बनाए फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट के लिए, कि चौहानों का जो किला है वो भी फ्यूचर में हम लोग कॉन्कर कर पाएँ, ऐसा लग रहा था ऑब्जेक्ट। अब अलाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन की एक्सपीडिशन से पहले हम लोग जान लें, अलाउद्दीन जो हैं ये भतीजे भी हैं और सन इन लॉ हैं जलालुद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन्स एक्सपीडिशन। जलालुद्दीन खिलजीज रेन इज़ मार्क्ड बाय 2 more successful expedition against the Hindu rulers. These were, however, led not by Sultan but by his youthful nephew and son-in-law Alauddin Ali Gurshasp Khilji. The governor of Kara
since 1291. With the permission of Delhi, Alauddin led surprise attack on Bhilsa, situated on the road to Ujjain, and put it to plunder. He carried a huge booty, including gold and silver, elephant and horses, to Delhi, to the great delight of the Sultan Jalaluddin. As a reward for this brilliant exploit, Sultan appointed him Ariz-e-Mumlik, the Minister of War, and doubled his administrative assignment by adding Oudh to the Iqta of Kara. It was at Bhilsa that Alauddin Khilji heard of the richness and prosperity of the country of Devgiri or Deoghar, situated between the Vindhya mountains and river Krishna. It was ruled by Ramchandra Deva of the Yadav dynasty. Under the wise and benevolent rule of the king, the people of Devgiri had enjoyed internal peace and freedom from external invasions फॉर ओवर अ सेंचुरी. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जलालुद्दीन ने जो है वो दो और हिंदू रूलर्स को जो है उनके खिलाफ एक्सपीडिशन किया और सक्सेसफुल रहे. बट वाकई में ये जलालुद्दीन ने नहीं किया था, पर उनके भतीजे और जमाई अलाउद्दीन खलजी ने किया था. अलाउद्दीन खलजी का असली नाम अली गुरशास्प था और अली गुरशास्प जो है वो 1291 से जो है वो कारा के गवर्नर थे. दिल्ली के ऑर्डर से, मतलब जलालुद्दीन के ऑर्डर से अलाउद्दीन जो है वो भिलसा गए 1292 में, और वहाँ जो है वो रोड टू उज्जैन है भिलसा से, और उसको उन्होंने पूरा प्लंडर कर लिया और बहुत सारा सोना चांदी और घोड़े ले गए और फिर हाथी ले गए और लेकर के वो दिल्ली ले गए. तो जलालुद्दीन खिलजी को प्रेजेंट किया. जलालुद्दीन खिलजी इन चीज़ों से खुश होकर के उन्होंने अलाउद्दीन को अरीज़-ए-मुमलिक बना दिया, मतलब वॉर मिनिस्टर. और फिर अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट भी डबल हो गई, क्योंकि कारा के साथ साथ उनको औध का भी इक्ता मिल गया. भिलसा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि देवगिरी या देवगिर, जो कि अभी आज के डेट में कहाँ पर है, महाराष्ट्र, मॉडर्न महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. बाद में इसका नाम दौलताबाद भी था. तो वहाँ जो कि तो इन्होंने क्या सुना, अलाउद्दीन ने भिलसा में ही सुना कि देवगिरी, जो कि विंध्या पहाड़ियों के बीच में सिचुएटेड है, कृष्णा नदी जहाँ से बहती है, वो काफ़ी अमीर राज्य है, काफ़ी जो है परिपूर्ण राज्य है. तो फिर और वहाँ पर जो है रामचंद्र देव रूल करते हैं, जो यादव डायनेस्टी या यादव वंश के रूलर जो हैं वो देवगिरी में रूल करते हैं. रामचंद्र देव नाम है. और वाइज और बेनेवोलेंट रूल जो है वहाँ के राजाओं का, देवगिरी के राजाओं का, उस वजह से देवगिरी के लोग जो हैं वो पीस और फ्रीडम है उनको फॉरेन इन्वेजन से, और उनका जो है ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छा है दूसरे देशों के साथ. भिलसा में सक्सेस से जो है अलाउद्दीन जो है वो बिगर एक्सपीडिशंस करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और देवगिरी की संपन्नता सुन करके जो है उनको लगा कि देवगिरी में एक बार कोशिश करनी चाहिए एक्सपीडिशन की, ताकि अगर देवगिरी में वो एक्सपीडिशन करें तो उनको अच्छा खासा वेल्थ मिल जाए. He made vigorous preparations for over 2 years for the proposed enterprise and secured adequate information through the native travelers as well as his own spies regarding the southern route and political developments of the region, albeit he kept his plan a closely guarded secret. Alauddin obtained sanction from the Sultan for the conquest of Chanderi and its adjoining territory and left Kara with 8,000 picked cavalry. On February 26, 1296, the administration of Kara and Oudh was entrusted by him to his close associate Malik Alaul Mulk, uncle of Ziauddin Barni, the celebrated historian of the times to come. Alaul Mulk kept Delhi in ignorance about the real design and movement of Alauddin Khalji by sending fabricated news. Alauddin's younger brother अल्मास बेग सेफगार्डेड हिज इंटरेस्ट एट द रॉयल कोर्ट इन दिल्ली. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन को ने अब सोचा कि वो ट्राई करेंगे, और क्या करेंगे, वो साउथ में जा कर के, क्योंकि साउथ जो है वहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स नहीं गए हैं, तो वो साउथ में जा कर के वो जो है वो देवगिरी की संपन्नता बहुत है तो वहाँ पर वो रेड डालेंगे. और उन्होंने 2 साल तक पूरा प्रिपरेशन किया, लोग आने जाने वाले लोगों से, अपने जासूसों से सबसे पता लगाया कि कैसा क्या चल रहा है देवगिरी में, कैसे रूट हैं वहाँ जाने के लिए. और ये जो है ये बात को उन्होंने एक राज रहने दिया, ये बात को उन्होंने सुल्तान तक से नहीं कहा.
सुल्तान ने जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को परमिशन दिया कि आप जो हैं वो कारा को छोड़ करके चंदेरी में जा सकते हैं कैप्चर करने, और 8,000 जो है घुड़सवार उनको दे दिए गए 26 फरवरी 1296 को। अलाउल मुल्क जो हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत बड़े इतिहासकार आएंगे अभी कुछ समय के बाद, बर्नी, तो बर्नी के जो हैं ये अंकल लगते हैं। तो ये जो अलाउल मुल्क हैं, ये जो हैं अलाउद्दीन के एब्सेंट में कारा और औद को ये देखेंगे। और अलाउद्दीन के जो भाई हैं अल्मास बेग, वो जो हैं दिल्ली में अलाउद्दीन के इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करेंगे। और अलाउल मुल्क जो है वो क्या करेंगे, वो दिल्ली में जो है वो झूठी बातें बताएंगे कि चंदेरी को कैसे कैप्चर किया गया, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। Alauddin actually marched to the neighborhood of Chanderi, then took a sharp turn towards the south, crossed the Vindhyas and reached Elichpur, the northern outpost of the Yadav kingdom. In order to lull the suspicions of neighboring Hindu chieftain, he spread the rumor that he was a runaway prince from the Sultanate intending to seek refuge in the south. After allowing 2 days rest to his troopers at Elichpur, Alauddin thundered at the gates of Devgiri to the great bewilderment of Raja Ramchandra Dev. It was a bolt from the blue for the latter. About this time, the best part of Maratha army had been taken further south by the crown prince Singhna to settle some border dispute with a neighboring state, a fact which seems to have been already known by Alauddin Khilji through his secret agent. तो क्या होता है, अलाउद्दीन जो है वो चंदेरी से होते हुए सीधा साउथ की तरफ टर्न लेते हैं और एलिचपुर में जा कर के 2 दिन जो है वो रेस्ट करते हैं, और सबको वहाँ के भी हिंदू चीफ्टन्स को जो है वो एकदम गुमराह करके रखते हैं कि मैं तो सल्तनत से भागा हुआ राजकुमार हूँ और मैं जो है इधर शरण लेने आया हूँ। और ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि ठीक है। और 2 दिन जब उनकी ट्रूप रेस्ट कर लेती है तो अचानक से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं था रामचंद्र देवा का, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं पता था, अचानक से अलाउद्दीन ने जो है रामचंद्र देवा की देवगिरी पर जो है आक्रमण कर दिया। इस समय क्या हो गया था, मराठा आर्मी जो है वो मराठा आर्मी जो है वो फर्दर साउथ बाय क्राउन प्रिंस, तो क्या हो गया, सिंघना में जो सेटल हुए थे वो डिस्प्यूट्स थी कुछ नेबरिंग स्टेट की, तो वो चल रहा था, मराठास का थोड़ा डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, और ये अलाउद्दीन को पहले से पता था अपने जासूसों के थ्रू। Ramchandra Deva shut himself up within the hill fort, giving a free hand to Alauddin Khilji to plunder the town and take its leading citizens as captives. रामचंद्र देवा जो है वो हिल फोर्ट में जा कर के खुद को उन्होंने छुपा लिया और अलाउद्दीन को एकदम खाली छोड़ दिया कि आप आइए, आप जो है यहाँ के लोगों को बंदी बना के ले जाइए, टाउन को लूट लीजिए। अलाउद्दीन जो है उन्होंने जो है किले पर एकदम सीज लगा दिया और फिर ही कंस्टिट्यूटेड ओनली एन एडवांस गार्ड ऑफ दिल्ली एंड द सुल्तान वॉज ऑन हिज वे टू देवगिरी विद 20,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, और क्या हो गया कि उन्होंने सीज लगा दिया। टोटली नॉन प्लस्ड एंड डिजेक्टेड, रामचंद्र देवा sued फॉर पीस एंड रिलीज ऑफ हिज सिटीजन्स ऑन पेमेंट ऑफ ह्यूज रैंसम। तो क्या हो गया ना कि इन्होंने कहा कि जो है कि मतलब आपको अगर अपने लोगों को बचाना है तो फिर डू समथिंग। तो रामचंद्र देवा बिफोर द ट्रांजैक्शन कुड बी कम्प्लीटेड, तो रामचंद्र देवा से जो है इन्होंने कहा कुछ पैसे मांगे इनके लोगों को और सीज को हटाने के लिए। सिंघना rushed back from the far south with the Maratha army. His father sent him a message that deal had already been struck with the invader. Nonetheless, Singhna challenged Alauddin Khilji to surrender the booty and vacate the kingdom. इतने बीच में सिंघना जिससे लड़ाई हो गई थी वो वापस से आ गए, वो फार साउथ से मराठा आर्मी के साथ, और जो है उनके फादर ने उनको एक मैसेज भेजा कि डील तो ऑलरेडी कर लिया गया है, लेकिन फिर भी सिंघना ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा कि बूटी सरेंडर करने का। A daredevil Alauddin Khilji left his lieutenant Nusrat Khan with only 1,000 horse to continue the siege of the fort and himself gave battle to Marathas at a short distance from Devgiri. After a day-long battle, the Turks were heavily outnumbered and badly mauled.
They were on the verge of collapse when Nusrat Khan, without seeking permission from Alauddin, raised the siege of the fort and jumped into the battlefield with small contingent to great relief of their colleagues. The Marathas mistook them for the royal army of Delhi and lost courage and fled the field. Undaunted courage, better war, strategy, and good fortune turned the scale in favor of Alauddin, who quickly returned to the siege of the fort and within a couple of days brought Ramchandra Deva to his knees. The latter had to part with a far greater war indemnity than before and promised to pay the revenues of Ilichpur as tribute to Alauddin, who hastened back to Kara laden with immense booty. तो क्या हो गया कि सिंघना जो कि सिंघना ने जो मतलब इनको टफ रेजिस्टेंस दिया और मराठा आर्मी भी आ गई और अलाउद्दीन जो कि बिल्कुल डरते नहीं थे तो वो जो है अपने सोल्जर्स के साथ जो है नुसरत खान को कहा कि आप सीज लगाए रखो किले पर और जो है अपने सोल्जर्स के साथ उन्होंने जो है सिंघना को अच्छे से हराया कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिंघना की फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग थी और इसलिए अलाउद्दीन के लोग जो है वो बहुत सारे मारे गए और एकदम हार पे ही थे कि नुसरत खान जो है उन्होंने बिना अलाउद्दीन के परमिशन के वो क्या किए, उन्होंने अपने सोल्जर्स को लेकर के सीज उठा दिया और अपने सोल्जर्स को लेकर के चले गए लड़ने के लिए। मराठा को डर लग गया कि दिल्ली से आए हैं ये सोल्जर्स, तो मराठा जो है वो पहले ही हार गए, है ना, उन्होंने हार मान लिया, वो उन्होंने हिम्मत हार दिया और इस वजह से क्या हो गया कि अलाउद्दीन के लोग जीत गए। कहा जा सकता है कि ये एक गुड लक भी था अलाउद्दीन का, क्योंकि सही समय पे नुसरत खान ने ऐसा सोचा। फिर वापस अलाउद्दीन इन लोगों को हरा करके तुरंत अलाउद्दीन जो है वो वापस से गए, उन्होंने सीज़ किया इलिचपुर को और रामचंद्र देवा को पहले जितना पैसे मांगे थे उससे ज़्यादा पैसे लेकर के गए वॉर इंडेमनिटी करके और उनको कहा कि इलिचपुर का जो है वो ट्रिब्यूट अलाउद्दीन को दें। On the receipt of the information regarding Alauddin's expedition to Chanderi, Jalaluddin Khilji left Delhi with royal army and was encamped in the neighborhood of Gwalior when he heard of the real target of his nephew's enterprise and his crowning victory at Devgiri. He was greatly pleased and to celebrate the success gave entertainments and drank wine. Some of his wise counsellors, led by outspoken Ahmad Chap, advised the Sultan to intercept Alauddin Khilji near Chanderi and secure the spoils before he reached Kara. To his misfortune, however, Jalaluddin did not heed to it and returned to Delhi with the vain hope that whatever his son-in-law and nephew had captured, he would joyfully bring to him. तो जलालुद्दीन को जब पता चला कि चंदेरी नहीं अलाउद्दीन जो है वो देवगिरी गए थे और वहाँ पर बड़ी भयानक तरीके से जीत गए तो जलालुद्दीन बहुत खुश हो गए और वो जो है लोगों में उन्होंने वाइन बंटवाया और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और खुश हैं। अहमद छाप जो है उन्होंने कहा भी जलालुद्दीन से कि अलाउद्दीन को चंदेरी पर ही क्या करने, घेर लेने और उससे जो है जितनी भी जो भी उन्होंने लूटा है वो ले लेने कारा उनके पहुंचने से पहले। पर जलालुद्दीन ने कहा कि नहीं, वो तो मेरा सन इन लॉ है, नेफ्यू है, तो वो तो मुझे खुद ही दे देगा। ऑन हिज वे बैक द चौहान, और ये जो है जलालुद्दीन वापस चले गए। जब वापस वो जा ही रहे थे तो चौहान्स ऑफ असरगढ़ अटेम्प्टेड टू इंटरसेप्ट अलाउद्दीन्स ट्रेन laden heavily with booty but were repulsed by Alauddin's archers. The victors reached Kara on 3rd June 1296. His expedition to Devgiri is by far one of the most extraordinary exploits of medieval Indian history. और जो है उन चौहान ने कोशिश किया कि इनको जो है रोक पाए अलाउद्दीन के लोगों को और मतलब इनके जो ये जीत कर ले गए हैं वो ले पाए, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं कर पाए। अलाउद्दीन के जो तीरंदाज थे उन्होंने अच्छे से काम संभाल लिया। अभी मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये इससे मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी से जो है, या फिर हम लोग ये पार्ट कर सकते हैं, लेट अस डू दिस पार्ट, ओके फाइन। तो मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, सक्सेस ऑफ द एक्सपीडिशन टू देवगिरी टर्न्ड अलाउद्दीन्स हेड. He did not want to part with the fabulous wealth acquired by his skill and at the risk of his own life. He evaded a visit to Delhi on various pretexts and through treacherous communication persuaded the Sultan to come to Kara and receive the booty. Blinded by the affection of his nephew, Jalaluddin disregarded the advice and protest of his courtiers and proceeded to Kara. He and his nobles travelled by boats, while a small contingent of 1,000 horse
commanded by Ahmad Shah, marched along the banks of Yamuna. He reached Kara on the hither side of the Ganges on July 20, 1296. It being the rainy season, the waters were out and the Ganges was very high. Alauddin's army was drawn in the battle array on the other side of the Ganges between Kara and Manikpur. Though the connivance of the traitors, Almas Beg, the aged Sultan, ordered his horsemen and bodyguard also to stay behind, whilst he, with two boats and a few personal attendants and friends, passed over the other side. In the midst of Alauddin's army, Alauddin advanced to receive him, he and all his officers showing due respect. He fell at the feet of the Sultan and later, treating him as a son, hugged him, kissed his eyes and cheeks, and chided him for doubting his uncle's love. About this time, two of Alauddin's guard struck the Sultan down with their sword and chopped off his head. तो क्या होता है कि जलालुद्दीन जो है अलाउद्दीन जो है वो उनको धन का लोभ हो गया था। उनको लगा कि इतना मेहनत करके और अपने जान को एकदम रिस्क में डाल करके मैंने ये पैसे का मतलब पैसे या जो भी है मैंने ये सब मतलब वॉर बूटी कमाया और ये मैं क्यों दे दूँ। तो वो जो है वो उन्होंने दिल्ली जाना अवॉइड किया और जो है अपने अंकल को ही बुला लिया, मतलब जलालुद्दीन खलजी को ही बुला लिया कारा। और यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आई रेड इट समवेयर कि इन्होंने जलालुद्दीन को लिखा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये दुखी हैं कि इन्होंने अपने अंकल को मतलब बिन बताए एक्सपीडिशन कर दिया। तो ये अंकल से मिलना चाहते हैं और अंकल इनको बहुत डर लग रहा है कि अंकल जो है इनके गुस्सा हो जाएंगे। जलालुद्दीन जो कि मतलब जो है ना मोह में थे कि मेरा नेफ्यू है और वो मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं करेगा, तो वो जो है जलालुद्दीन जो है वो कारा की तरफ चले गए। लोगों ने मना भी किया, जलालुद्दीन के लोगों ने उनको मना किया कि ऐसे नहीं जाने, बट वो कारा की तरफ गए और कुछ हज़ार लोग जो हैं वो उनके साथ गए। पर गंगा जो है वो इतनी ज़्यादा यमुना की तरफ से होते हुए वो जा रहे थे और गंगा जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेनी सीज़न था, बारिश का मौसम था, तो बहुत ज़्यादा पानी जो है उससे बह रहा था। तो जब जलालुद्दीन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तो अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन और बाकी लोग जो है वो कारा के मतलब वो गंगा के दूसरे तरफ थे और गंगा के इस तरफ जो है जलालुद्दीन थे। तो जलालुद्दीन को लगा कि मतलब इतने सारे लोग ट्रैवल करना और गंगा में बहुत पानी थी, तो उन्होंने जो है अपने लोगों को कहा कि आप यहीं पे रहो। और अलमास बेग और बाकी लोगों ने कहा कि सुल्तान आपसे उस तरफ मिलेंगे, ऐसा कुछ करके। तो अलाउद्दीन बस 2 बोट में अपने कुछ बहुत ही क्लोज़ लोगों को लेकर के अलाउद्दीन की तरफ गए। और फिर जब अलाउद्दीन से मिले तो अलाउद्दीन ने जो है सुल्तान को प्रणाम किया और मतलब सुल्तान के पैर छू लिए और फिर ये सारी चीज़ें। तो सुल्तान ने जो है अलाउद्दीन को कहा कि आपको तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें जो है मैं तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं क्यों ही गुस्सा होऊंगा। और जो है अलाउद्दीन ने जो है अलाउद्दीन के आइज़ और चीक्स को जो है सुल्तान ने आउट ऑफ अफेक्शन जो है वो किस किया और अलाउद्दीन को हग किया। इसी बीच में अलाउद्दीन के 2 लोगों ने जो है 2 गार्ड ने क्या किया, सुल्तान के सर को काट दिया। बर्नी कहते हैं while the head of the murdered sovereign was yet dripping with blood, the ferocious conspirators brought the royal canopy and elevated it over the head of Alauddin. Casting aside all shame, the perfidious and graceless wretches caused to be proclaimed king by men who rode about on elephants. तो क्या हो गया कि कहा, बर्नी कहते हैं कि अभी जब उन्होंने सर कलम किया था जलालुद्दीन का और जलालुद्दीन के खून अभी भी बह रहे थे, उसी समय अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के सुल्तान वाला जो मुकुट है वो अपने जलालुद्दीन के लोगों ने अलाउद्दीन के सर पर रख दिया। Burney condemns this heinous crime in the most forceful term. All those who were a party to it received befitting punishment according to the contention of the author at the hands of the nature sooner or later. बर्नी कहते हैं कि ये बहुत ही गलत काम थी, बहुत ही एक्सट्रीम पर गलत काम हो गया था। और जिस लोगों ने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया जलालुद्दीन को ऐसे धोखे से मारने में, और नेचर ने, कुदरत ने आजकल में मतलब सूनर और लेटर, जल्दी या थोड़े समय के बाद जो है हर किसी के साथ मतलब जलालुद्दीन का कहते हैं कि बदला लिया, ऐसा बर्नी कहते हैं।
अभी जलालुद्दीन के बारे में है एस्टिमेट कि ओवरऑल क्या था। तो जलालुद्दीन एक लिबरल माइंडेड और बेनेवोलेंट रूलर थे, ऑटोक्रेटिक नहीं थे वो बाकी सुल्तान की तरह। सक्सेसफुल मिलिट्री जनरल थे अपने यूथ से ही, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो लोगों को मॉडरेशन के साथ रूल करते थे। वो जो है एक नॉन पॉलिटिकल सोच के इंसान थे और वो कभी भी जो है सुल्तान बनने की उनकी कोई चाहत नहीं थी। उनको जो है कुदरत ने किंगली बनाया, उनको कुदरत ने ये ऑफिस दिया क्योंकि वो बहुत ही हम्बल और जेनरस थे और वो हर किसी को, हाई हो या लो हो, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करते थे। वो कभी भी बलबन के रॉयल थ्रोन पर नहीं बैठा करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो बलबन को उन्होंने कभी सर्व किया था तो वो उनके रॉयल थ्रोन पे कैसे बैठेंगे। लेकिन वो जो है उनका ये नरम होना या उनका ये इतना गुस्सैल ना होना या उनका इतना मतलब ह्यूमेन अप्रोच जो था उनके लाइफ को लेकर के, इस वजह से जो हुआ, जो खलजी रिवॉल्यूशन था, जलालुद्दीन खलजी जो है वो उसको प्रॉपर प्ले नहीं कर पाए किंग की तरफ। जैसे बलबन ने एक किंग का ना एक मतलब राजा से लोगों को डर लगने लगा था, सुल्तान से लोग डरते थे, वैसा कोई डर जो है नहीं रह गया जलालुद्दीन के समय में। मैक्सिमम जो एसोसिएट्स थे वो उनके फेथफुल फॉलोअर्स ही थे जलालुद्दीन के। और लेकिन वो जो है धीरे धीरे जो है सबके सब अलाउद्दीन की तरफ होने लगे क्योंकि अलाउद्दीन जो है वो जलालुद्दीन से कई गुना ज़्यादा एम्बिशियस थे। और इस वजह से जो है अलाउद्दीन ने जो है एक प्लान्ड इम्पीरियलिस्ट इकोनॉमी को डिज़ाइन किया और जो है इनके सारे सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने धीरे धीरे जो है जलालुद्दीन के सपोर्टर्स ने अलाउद्दीन को सपोर्ट कर दिया। Like the reformed Ashoka, he aimed at ruling by human love and faith, but if he paid for its failure nobly with his own life, it was an indictment which mankind has since डन लिटिल टू एक्सपिएट। तो क्या कहते हैं कि जैसे कि अशोका ने शस्त्र त्याग के बाद क्या किया था कि लोगों को वो दिल से, लोगों को वो क्या करना चाहते थे, कहते हैं ना वो धर्म से जीतना चाहते थे, लव से जीतना चाहते थे। वैसे ही जलालुद्दीन भी जो है वो लोगों को लव से जीतना चाहते थे, बट ये शायद उस समय का उस टाइम का डिमांड नहीं था। एंड दैट्स वाई हम पढ़ते हैं कि इतना हीनियसली उनके अगेंस्ट क्राइम हुआ और उनको मार दिया गया। दिस इज़ इट फॉर टुडे. The video was a bit long, but tomorrow we are going to start Alauddin Khalji, the most important ruler of the Delhi Sultanate. Thank you so much. Thank you.